नमस्कार, आदाब। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में आज हम गरीबी मुक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विशेष चर्चा में देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। वैश्विक एमपीआई की तरह भारत के राष्ट्रीय एमपीआई के 3 समान महत्व वाले आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। देश में कुल जमा कितने निर्धन हैं, इनमें से कितने निर्धन स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं ले रहे हैं, फिर उसे बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या को विभाजित करके निकाला जाता है। फिर हमारे देश का नीति आयोग घोषणा करता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो आज उसी की चर्चा नीति आयोग के हवाले से 17 जुलाई 2023 को भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने जानकारी दी थी कि 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16, 2019-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई घर, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते, सभी में उल्लेखनीय सुधार के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। अब ठीक 7 माह के बाद एक बार फिर नीति आयोग ने सोमवार 15 जनवरी 2024 को एक और रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यानी पहले के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं इस देश में लोग, और उसमें 4 वर्ष और जोड़ देते हैं तो 13.5 से बढ़कर छलांग लगाकर 24.82 करोड़ गरीब खाते पीते श्रेणी में आ जाते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, कितना सही माने इसे? देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं ये एक अनुमानित हैं, यानी प्रोजेक्टेड हैं। जो आंकड़े पहले आए थे वो 2015-16 के कंपैरिजन में 2019-21 के आंकड़े थे। अब ये भी अपने आप में एक परेशानी का सबब बन जाता है कि 2019-21 2 साल के आंकड़े 2015-16 1 साल के आंकड़े से कंपेयर किए जा रहे हैं, जबकि हमें पता है 2019-21 के आंकड़े में 2020-21 भी आता है। 2020-21 तो बहुत परेशानी का सबब था सारे देश के लिए, जब स्कूल बंद थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जब हमारी जो मृत्यु दर थी वो बढ़ गई थी, जिसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड डेथ, ये बहुत सारी थी। मतलब तरह तरह की पिक्चर आ रही थी कि कितने लोग मर गए और उनका आंकड़ा जो जोड़ा नहीं जा रहा था। तो ऐसे में लगता नहीं है कि ये इतने जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए होंगे जो उन्होंने पहले बताया था। अब जो अनुमान लगाया वो 1 साल का आगे का भी अनुमान लगा लिया उन्होंने। अब वो किस आधार पे लगाया है अनुमान 1 साल और आगे का, वो अभी जो प्रेस नोट है उससे क्लियर नहीं है। उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना अपने आप में आसान नहीं होता है, खासकर जब हमारे पास 2020-21 के आंकड़े सही नहीं थे या गलत थे या पूरी तरह से नहीं थे। तो अनुमान किस आधार पर उन्होंने 1 साल का और आगे प्रोजेक्ट किया है। दूसरी बात यह है कि जब आमदनी गिर गई, जो हमें पता है 2020-21 में पैंडेमिक के दौरान जो अगर आज़ादी के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट आमदनी में 2020-21 में आई। तो जब इतनी आमदनी गिर गई तो फिर किस प्रकार से हम मान लें कि गरीबी कम हो गई। मल्टी डायमेंशनल गरीबी मान लीजिए, तो जैसे स्कूल अगर बंद थे, बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास या तो डिवाइस नहीं था या इंटरनेट नहीं था, या वो उनको इतनी छोटी स्क्रीन में 4-5 घंटे बैठना कठिन था। तो इसलिए किसी भी अगर आप देखें तो जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य है, उसको 1/3 वेट, 1/3 वेट दिया है। जो बाकी जो खुशहाली का वेलफेयर वाला है वो भी 1/3 वेट का है। तो सबसे ज्यादा वेट तो शिक्षा और स्वास्थ्य को है, और वहीं पे सबसे ज्यादा गिरावट हुई। और फिर जो आमदनी की भी बात करें तो आमदनी में भी गिरावट हुई। बेरोजगार हुए डॉक्टर साहब, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए लोग देश में। बेरोजगारी बढ़ गई, आमदनी गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि हमने मतलब इतने किलो राशन दिया, 10 किलो 5 किलो मुफ्त में दिया, 5 किलो जो है राइट टू फूड के तहत दिया। तो वो बात ज़रूर है कि उससे ज़रूर जो है कुछ बेहतरी हुई होगी खाने पीने में, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो गई।
यस। खाने पीने की अगर हम रेखा को एक आंकित करते तो एक अलग रिजल्ट आता, पर यहाँ तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तो ये सारे आंकड़े आते हैं, और खासकर जब परेशानी इतनी बढ़ गई, हमने देखा लाखों करोड़ों लोग व्यक्ति शहर से गांव की तरफ पलायन किया। उनके पास जो है खाने पीने की सहूलियत नहीं थी, गर्मी थी, बच्चे थे, उनका सामान था, 200 400 500 1000 किलोमीटर चलने को तैयार थे। तो इतनी परेशानी में हम ये मान लें कि गरीबी कम हो गई, ये तो जरा मुश्किल लगता है। और खासकर जब असंगठित क्षेत्र, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम करते हैं, उसी में सब ज्यादा जब परेशानी आई, वहीं पे सब ज्यादा इकाइयां बंद हो गई। कृषि में भी परेशानी आई क्योंकि सामान कृषि से निकल के बाहर मार्केट में नहीं आ पाया। तो जो हमारे सब्जी और फल की, वो भी सड़ गया खेतों में। फूलों की भी जो खबर आई कि फूल भी जो सड़ गए क्योंकि लोगों ने फूल नहीं खरीदे। तो ये आजकल हमारे कृषि में आधा जो उत्पादन होता है वो इन्हीं सब का, सब्जी फल फूल इन्हीं सब का होता है। तो जब ये आधा जो उत्पादन इतना कम हो गया तो कृषि में भी आमदनी गिर गई। जब कृषि में भी आमदनी गिर गई तो वहां पे भी परेशानी आई होगी। तो इसलिए ये मानना जरा कठिन लग रहा है कि इतने सारे लोग गरीबी की रेखा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। मुझे लगता है चुनाव से प्रेरित है। यही मुझे लग रहा था डॉक्टर साहब, उसी पे हम आना चाह रहे थे कि क्या इसके पीछे इतनी जल्दबाजी, 7 महीने के अंतराल में ही एक दूसरी रिपोर्ट आती है और उसमें दोनों को मिलाकर ये बता रहे हैं कि 24.85 करोड़ लोग एकदम उनका उत्थान हो गया मोदी जी के इस अमृत काल में, या उससे पहले के कालखंड में, कुल मिला के 9 साल में। यानी जो रिपोर्ट आती है कि भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85 थी, गिरकर वर्ष 2019-21 में 14.96 हो गई, जिसमें 9.89 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.87% हो गई, और इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। यानी ये आंकड़ों का मायाजाल जो है मोदी सरकार और नीति आयोग के बाबू लोग जिस तरह से तैयार किए हैं, उससे यही लग रहा है कि आंकड़े वही जो मोदी मन भाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सब जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये अब जो इलेक्शन आने वाला है उससे ही प्रेरित हैं। और जो पहले भी, जैसे मैंने कहा कि जब रिपोर्ट आई थी 7-8 महीने पहले भी, तब भी मुझे ये लग रहा था कि ये इलेक्शन से प्रेरित है, क्योंकि किसी भी माने में 2020-21 में गरीबी कम हो ही नहीं सकती। वो चाहे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो, चाहे इनकम पॉवर्टी हो, दोनों में ही बढ़त हुई, ना कि गिरावट। क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह गिरा। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं और वहां पे 45% का उत्पादन होता है। और उसमें जैसे मैंने कहा कृषि में भी उत्पादन गिर गया था, बाकी जो असंगठित क्षेत्र है उसमें भी उत्पादन गिर गया था। तो हमारा ग्रोथ रेट जो था वो जबरदस्त गिरावट पे था। तो जब जबरदस्त गिरावट हुई तो उससे कैसे मानने की गरीबी कम हो गई, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गई। तो ये अभी भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये मुझे लगता है इलेक्शन से प्रेरित है, कि इलेक्शन आ रहा है, अब सरकार को जो कहने को होगा कि हमने गरीबी इतनी कम कर दी। पर अगर आप ये देखें कि जब प्रधानमंत्री जी ने खुद एक अपना रिपोर्ट दिया था कि 30 करोड़ लोग हमारे असंगठित क्षेत्र के वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। अब ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 94% कह रहे हैं कि हम तो 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं। तो 10,000 रुपए प्रति माह का मतलब है कि जब 5 लोगों के परिवार के 10,000 रुपए अगर आ रहा है तो इसका मतलब 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति, जो कि गरीबी की रेखा के पास ही है। तो इसलिए अगर ई श्रम पोर्टल के डेटा के हिसाब से हम जाएं तो हमारी जो गरीबी अभी वहीं की वहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमाने वाला गरीबी की रेखा पे ही है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मतलब 26,000 रुपए प्रति माह एक परिवार 5 लोगों के चाहिए आपको। अगर उसको हम पीपीपी टर्म में भी कन्वर्ट कर ले तो 9,500 रुपए आता है। तो 9,500 रुपए वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी लाइन है, और ये लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, तो यानी कि ये भी जो गरीब है। तो यानी कि 30 करोड़ ये अगर गरीब हैं तो इनको अगर 5 से गुणा कर ले तो ये आप देखिए कि करीब करीब सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी की रेखा के आसपास ही चल रही है। फिर अगर हम दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे देखें 2018 का, तो वो दिखाता है कि 98% परिवार दिल्ली के
जब 50,000 रुपए से कम खर्च करते थे, और 90% 25,000 रुपए से कम खर्च करते थे। अब दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय तो 2.5 गुना है ऑल इंडिया एवरेज के। तो अगर उसको 2.5 से डिवाइड कर लें तो इसका मतलब है कि 90% परिवार 10,000 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं, तो भी वो जो 90% लोग गरीबी की रेखा के आसपास ही हुए। और ये तो प्री पैंडेमिक है, पैंडेमिक के बाद तो और भी ज्यादा गिरावट आई उसमें। तो इसलिए ये कहना कि इस समय हमारे यहाँ गरीबी कम हो गई है, ये तो कुछ मुझे लगता है कि इसमें एक आंकड़ों का खेल है। और दूसरा जो खेल हो रहा है वो जीडीपी के आंकड़ों का। ये जीडीपी के आंकड़े जो कहे जा रहे हैं कि 7% की ग्रोथ रहेगी हमारी अर्थव्यवस्था की, वो तो हमारे संघर्ष क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है। संघर्ष क्षेत्र में तो गिरावट रही है, तो असंगठित क्षेत्र में अगर गिरावट रही है तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट वो 7% नहीं है, वो 1 या 2% ही है अभी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अभी हम जो 10वीं से 5वें पायदान पे नहीं आए हैं, और 5वें पायदान से हम तीसरे पायदान पे भी नहीं आएंगे अगर इसी प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट कम रही, खासकर असंगठित क्षेत्र की। बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेसर अरुण कुमार, 6 अगस्त 2023 को आपने एक लेख लिखा था, इज द डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया रियल। आज फिर 7-8 माह के बाद वही सवाल देश के सामने है कि बहुआयामी गरीबों की घटती संख्या कितना सही है, कितना सच है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जैसे आपने कहा वो मैंने उस समय भी लेख में कहा था, और वही अभी भी वाजिब है, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट ही किया जा रहा है। किस आधार पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल भी और भी कम हो गया, जबकि पहले का ही कम नहीं हो रहा था। तो प्रोजेक्शन करना बहुत ही बेढब है, खासकर जब एक शॉक लगा अर्थव्यवस्था को ये पैंडेमिक का। तो शॉक के आगे प्रोजेक्ट करना, किस आधार पे प्रोजेक्ट करना, वो भी अपने आप में गलत होता है। तो इसलिए प्रोजेक्शन इस समय सही नहीं मैं मानता। और मुझे लगता है कि अभी भी वही जो सवाल है कि ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, खासकर इलेक्शन की वजह से। बिल्कुल आंकड़ों का खेल चल रहा है। एक और सवाल जो बहुत अहम है, 30 नवंबर 2023 को घोषणा हुई कि गरीबों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक फ्री करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से इसे बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। ये सूचना प्रसारण मंत्री ने घोषणा की थी। मुफ्त अनाज पाने वाले 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं। नीति आयोग ने बताया नहीं कि इसमें क्या वो 25 करोड़ लोग हैं शामिल हैं जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी जो देंगे वो उसमें 25 करोड़ लोग माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, जो सरकार अनाज दे रही है वो 2 तरह से दे रही है। एक तो जो उनकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे है, दूसरा जो राइट टू फूड वाले हैं उनका है। और पहले आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान 10 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति, क्योंकि उसमें 5 किलो तो राइट टू फूड में आ रहा था और 5 किलो मुफ्त में जो पैंडेमिक की वजह से आ रहा था। अब जो इन्होंने कर दिया कि 10 किलो से 5 किलो कर दिया, 5 किलो मुफ्त कर दिया राइट टू फूड में, लेकिन जो 5 किलो और मिलता था वो तो अब नहीं मिलेगा, उसको बाजार से खरीदना पड़ेगा। तो मैंने अनुमान ये लगाया था जब ये किया था कि ये एक एवरेज परिवार को 13 किलो राशन चाहिए होता है प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो 13 किलो में अब 5 किलो मिलेगा, पहले 10 किलो मिलता था, तो अब उसको 8 किलो अतिरिक्त खरीदना पड़ेगा, जबकि पहले उसको 3 किलो ये खरीदना पड़ता था। तो उसका खर्चा 600 और 700 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि गरीबी और बढ़ जाएगी। यानी कि जो अभी ये 10 किलो से 5 किलो किया है, तो उसका मतलब ही ये निकला कि जो गरीबी और बढ़ जाएगी। तो अगर गरीबी और बढ़ेगी तो फिर तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन तो और भी जो परेशानी की उसमें आ जाएगी कि जो कह रहे हैं वो नहीं है। और गरीबी मतलब को अगर हमें खत्म करना है तो हमको रोजगार पैदा करना है। इस समय रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की थी अक्टूबर 2022 में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे। उसमें हमने दिखाया था कि 32 करोड़ लोगों के पास कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बेरोजगारी होती है वो 4 तरह की बेरोजगारी होती है। एक तो 19 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा। फिर दूसरे वो हैं जो कि जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, जिनको हम बेरोजगार कहते हैं। तीसरा वो है जिनको हफ्ते में 1 या 2 घंटे या 5 घंटे 10 घंटे काम मिलता है सिर्फ। तो जैसे कि कोई रिक्शा वाला है वो 12 घंटे खड़ा रहता है, इसको 2 घंटे का काम मिलता है। कोई हेड लोड वर्कर है, सिर पे बोझा ढोता है, वो 12 घंटे मार्केट में खड़ा होता है, उसको 2 घंटे का काम मिलता है, तो अंडर एम्प्लॉयड है। और चौथा वो है जो कृषि में है, जो खेत पे जाता है लेकिन खेत पे काम नहीं, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। तो ये 4 किस्म की जो बेरोजगारी है।
और इनको जोड़ लें तो 28 करोड़ लोग इसमें हैं शामिल, जिनके पास सही काम नहीं है या उनको जो कुछ पैसा नहीं मिलता काम का। और फिर इसमें जोड़ें कि हर साल हमारे 2.4 करोड़ बच्चे हैं जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं। और वजह यह है कि जो आज जॉब मार्केट में आ रहा है वो 15 साल पहले पैदा हुआ या 17 साल या 20 साल पहले, तो उस समय का ग्रोथ रेट से अगर आप कैलकुलेट करें तो 2.4 करोड़ बच्चे हर साल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें तो बैकलॉग 28 करोड़ का क्लियर करना है और 2.4 करोड़ ये अतिरिक्त हर साल के हैं। तो हमको कम से कम 6-7 करोड़ जॉब्स हर साल क्रिएट करने हैं अगर इस समस्या से निजात पाना है। लेकिन हम जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं संघर्ष क्षेत्र में वो तो आधा करोड़ भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है जो हमारा जॉब क्रिएशन इस समय है, बहुत कम है। तो इसलिए हमारी जो गरीबी है वो इसलिए है कि जो 32 करोड़ जिनके पास ढंग का काम है उनको 140 करोड़ को सपोर्ट करना है, यानी हर एक व्यक्ति को 4.4 व्यक्ति को सपोर्ट करना है। अगर ये 28 करोड़ के पास भी काम होता तो जो 60 करोड़ होते वो जो 140 करोड़ को सपोर्ट करते तो 2.4 व्यक्ति को सपोर्ट करना होता। तो परिवार की गरीबी इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी खत्म होगी तो गरीबी भी खत्म होगी। बहुत बेबाकी से आपने पूरी तस्वीर सामने रख दी प्रोफेसर अरुण कुमार। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आगे भी हम बातचीत आपसे करते रहेंगे इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार। गरीबी मुक्ति के आंकड़े कितने छलावा पैदा करते हैं, सुना अपने देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से। आप भी सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा अपनी राय देंगे। TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। छोटा सा आग्रह है। बहुत आभार, धन्यवाद।